हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर साइंस क्लासेस। आज हम लोग जो है साइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे होइएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा क्लास 9th का आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ग्रेविटेशन का कंसेप्ट को समझते हैं और फुल जो है डिटेल्स इसके बारे में जानते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग अगले जो भी सेशन चलने वाला है लगभग 1 आवर के आसपास, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ग्रेविटेशन कवर करेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे। इसमें एक हमारा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में समझेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में समझेंगे। और उसके बाद जो अफेक्टिंग फैक्टर है जी का, जी को जो भी फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, रेडियस अफेक्ट कर रहा होगा, डिस्टेंस अफेक्ट कर रहा होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्री फॉल, फ्री फॉल हमारा जो है आगे टॉपिक आने वाला है, फ्री फॉल को समझेंगे। उसके बाद हमारा मास और वेट। ठीक है, मास और वेट को हम लोग अच्छी तरीके से इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे भी पढ़ेंगे और मून पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप डेली लाइफ में कुछ ऑब्जर्वेशन किए होंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जैसे है ऑलवेज ऑब्जर्व दैट एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को आप ऊपर उछालिएगा या ड्रॉप्ड कराइएगा कोई भी हाइट से, समझे, जैसे कि कोई भी बिल्डिंग के हाइट से आप किसी बॉल को ड्रॉप करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको अभी एग्जांपल समझाते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसको हमने एक हाइट से इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे नीचे की तरफ आया। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन है। तो वो चीजें है कि नीचे फॉल कर रहा है। ठीक है, ये नीचे फॉल कर रहा है, तो इसके पीछे भी रीजन होगा, तो हम उस रीजन को बारे में समझेंगे। उसके बाद ऑल प्लानेट गोज अराउंड द सन। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सन है। ठीक है, और ये सारा प्लानेट है इसके सोलर सिस्टम में। तो ये सारा क्या है, सन की चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये क्या फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा है जिसके कारण से जो है वो सन की चारों तरफ जो है वो प्लानेट अपना रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद मून गोज अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाती है। मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके बाद इन ऑल केसेस देयर मोस्ट सम फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सारी जो केसेस हमने पढ़ा है, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से गिराते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो है प्लानेट जो हमारा सोलर सिस्टम में है, सारा प्लानेट क्या है, सन की चारों तरफ घूम रहा है। तो उसके पीछे जो भी फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम लोग एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इस फोर्स को जो है पहला व्यक्ति जो है एनालिसिस करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, ठीक है, ये लाखों साल पहले से ये चीजें घटना घट रही है। लेकिन एक हमारा जो न्यूटन साहब है, ठीक है, हमारा जो आइजैक न्यूटन है, could grasp that some forces is responsible for all these। ठीक है, ये जो भी एक्टिविटी हो रही है इसमें जो है आइजैक न्यूटन इस चीज को समझा कि वहां पे कोई ना कोई फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया। द फोर्स इज कॉल्ड, और वो स्टडी करने के बाद वो फोर्स को न्यूटन साहब ने क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां से आपका जो है उत्पत्ति होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है खोज। ये सब ऑब्जर्वेशन को देखते हुए न्यूटन साहब जो है इसको ग्रैप्स किए और सम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, और उनके बाद उनको इस चीज पे स्टडी करने के बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स टर्म लाकर यहाँ पे रख दिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है न्यूटन साहब का एक कहानी चलता है, आप एनसीईआरटी बुक में भी पढ़िएगा। इट इज सेड दैट व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। ठीक है, जब न्यूटन जो है ट्री के नीचे बैठे होते हैं तो ये जो है एप्पल जो है ट्री से नीचे गिरता है, एन एप्पल फेल ऑन हिम
द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट्स थिंकिंग। ठीक है, जब एप्पल जो है नीचे गिरा तो न्यूटन को क्या कर दिया, थिंक करने पर मजबूर कर दिया। ही थॉट दैट, उन्होंने सोचा, इफ द अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कि अर्थ की नीचे, अर्थ की साइड एप्पल गिरा तो अर्थ जो है एप्पल को क्या किया, अट्रैक्ट किया। कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून, अब उनके दिमाग में आया कि क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपने तरफ। ठीक है, तो ही आर्ग्यूड दैट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स ऑर्बिट द मून फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन स्ट्रेट लाइन। अगर जो है अर्थ जो है मून को अपनी पास खींचेगा तो उस केस में क्या होगा, मून जो है अर्थ की तरफ गिरता हुआ, फॉल करता हुआ दिखाई देगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय क्या होगा, वो अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होगा। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हम लोगों ने रियली क्या देखा है कि अर्थ जो है, मून जो है अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल तो नहीं हो रहा है, वो एक अपने सिस्टम में क्या है, बैलेंस हुआ है और अपने ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अपने ऑर्बिट में जो है वो मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है और अर्थ, द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ऐसा हमने इस कंसेप्ट को जो है यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जो है उसको बैलेंस कर रहा है और वो फोर्स हमारा ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी फोर्स। अब देखिए यहाँ पे समराइज करते हैं ग्रेविटी फोर्स क्या है। ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट पुल्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे को फोर्स लगाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को फोर्स अपने साइड जो है ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। इट्स व्हाट मेक्स थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, और यही कारण है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्राउंड पे गिरता है। कीप्स प्लैनेट ऑर्बिट इन ऑर्बिट अराउंड द सन, और प्लैनेट क्या है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट को अपनी ऑर्बिट में मूव कराने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है ग्रेविटेशन किस तरीके से आया और कैसे यहाँ पे जो है ग्रेविटेशन का इवोल्यूशन हुआ, ये हम चीज समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्टिविटी है। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड लीजिए। ठीक है, ये थ्रेड लिया हुआ है और उसमें क्या करना है कि स्मॉल स्टोन को टाई कर देना है। ठीक है, टाई कर देना है। होल्ड द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड व्हील इट अराउंड, और एक एंड पे क्या करना है, स्टोन को टाई कर देना है और एक एंड जो है उसका थ्रेड का अपने हाथ में ले लेना है और इस तरीके से जो है उसको मूव करना है। ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्हील जो है, ये जो स्टोन जो है वो पूरा राउंड राउंड यहाँ पे घूमेगा। ठीक है, राउंड राउंड पूरा यहाँ पे घूमेगा। नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, अब स्टोन का मोशन को क्या करना है, नोट करना है। रिलीज द थ्रेड, अब थ्रेड को क्या करना है, रिलीज कर देना है। अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्टोन, उसके बाद फिर जो है डायरेक्शन ऑफ स्टोन जो है वहां पे आपको नोट करना है। जब थ्रेड को रिलीज कीजिएगा तो जिस भी पॉइंट पे होगा वहां से क्या होगा, ये टेंजेंशियली मूव करेगा। ठीक है, टेंजेंशियली मूव करेगा, तो मोशन ऑफ द स्टोन वहां पे आपको नोट करना है। अब देखिए, स्टोन डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विथ अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कभी यहाँ पे है, कभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी इधर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन कब चेंज करता है, एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन चेंज ड्यू टू एक्सेलरेशन।
ड्यू टू एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब आपको फोर्स लगता है, ठीक है, जब आपको फोर्स लगेगा, फोर्स फोर्स, ठीक है, एक्सेलरेशन जब आपको फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा है, तो वो फोर्स कौन सा लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको बैलेंस और आउटवर्ड लगता है, ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? तो ये थ्रेड में जो टेंशन होता है उसके इक्वल, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है टेंशन के इक्वल होता है। तभी तो ये दोनों साइड का जो है, इधर का फोर्स और इधर का फोर्स जब बैलेंस होगा तो ये जो है एक पाथ को फॉलो करेगा, नहीं तो ये क्या होगा, इधर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर इधर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर डिस्टर्ब कर जाएगा, अगर टेंशन इस थ्रेड में ज्यादा हो जाएगा तो ये इधर डिस्टर्ब कर जाएगा। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या होता है, जो थ्रेड में जो टेंशन बनेगा वहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी हम बात करेंगे वो सर्कुलर मोशन में आएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आएगा? जब हम सर्कुलर मोशन वहां पे होगा तभी सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे इंट्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे देखिए, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। थ्रेड को जो है जब तक उसको घुमा रहे हैं, जब तक हम उसको रिलीज नहीं किए हैं, तो स्टोन क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। व्हेन विथ ए सर्टेन स्पीड, एक सर्टेन स्पीड है, एंड चेंज डायरेक्शन एट एवरीवेयर, एवरी पॉइंट। और डायरेक्शन उसका क्या हो रहा है? हर जगह चेंज हो रहा है। देखिए डायरेक्शन यहाँ पे इस पॉइंट में है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन क्या कर रहा है? हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो उसका रीजन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्यों होगा? तो यहाँ पे फोर्स कॉज करेगा, कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स होगा। एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, और वो फोर्स क्या होगा? बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पर मजबूर करेगा, ठीक है, उस सर्कुलर पाथ पे उसको रखेगा। कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग विथ द सर्कुलर पाथ, इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और वो क्या होगा? सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स क्या है? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या तो रेडियली इनवर्ड होगा नहीं तो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए पूरा सोलर सिस्टम में ये सारा क्या है? ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये भी एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो इसका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? रेडियस के अलोंग जो है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या फिर हम इसको न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें जो है जो फॉर्मूला आता है निकल के F इक्वल टू जी m1m2 बाई डी स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? पहले यहाँ पे हम उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिवर्स में है अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स, हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ विथ अ फोर्स, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो है आपका ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है जो पीला कलर का है वो ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका कुछ मास होगा और इस ऑब्जेक्ट का भी कुछ मास होगा, ठीक है। तो ये दोनों मास पे डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस मास पे डिपेंड करेगा और इसकी दूरी भी कितनी है, इतना दूरी है या इतना दूरी है, ठीक है।
तो इस दूरी पे भी डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास, एक का हम ले लेते हैं m1 और एक का मास ले लेते हैं m2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस दोनों के बीच में, ये ऑब्जेक्ट m1 है आपका, ये आपका m2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम दरअसल लेते हैं सेंटर टू सेंटर, ठीक है। m2 हो जाएगा, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा आपका d, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का जो है स्क्वायर, स्क्वायर फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब दोनों प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग जब इसको कंबाइंड करेंगे, जब कंबाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो जब प्रोपोर्शनल हटाता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट हम लोगों ने g लाया और उसका नाम क्या दे दिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और ये हो जाता है आपका F इक्वल टू g इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब यहाँ से जो है g को एक साइड रखिए और ये d इधर आ जाएगा, f इंटू डी स्क्वायर, ये आपको यहाँ डिवाइड में आ गया, यहाँ पे m1 m2 हो जाएगा, ठीक है। ये एफ डी स्क्वायर अपॉन जी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। तो यही फॉर्मूला जो फोर्स जो है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से निकल जाएगा, कैपिटल जी इंटू m1 m2 डिवाइड बाई उस बीच का जो डिस्टेंस है d, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की बात करेंगे, इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है फोर्स क्या होता है, g इंटू m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या g निकल के आया था, एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है, m1 m2। अब देखिए g आपका ये है, यूनिट आपको निकालना है, तो ये आपका LHS हो गया, LHS, ये टर्म आपका क्या है RHS। अब RHS और LHS का क्या होगा, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, यूनिट होगा, सेम होगा, ठीक है। तो G का यूनिट निकालने के लिए हम RHS में यूनिट निकाल लेंगे, तो वही यूनिट क्या हो जाएगा, LHS का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए RHS का हम लोग यूनिट निकालते हैं, तो RHS का यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी टर्म है देखिए यहाँ पे जो है एफ डी स्क्वायर है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, यहाँ पे ये न्यूटन हो जाएगा। ये डी स्क्वायर है, डी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस हम क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे डिवाइड कर देंगे m1 m2, तो m1 क्या है, मास है, मास ऑफ एक ऑब्जेक्ट और मास ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट का, तो एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, यानी कि m1 का अगर मास लेते हैं तो ये kg, m2 का मास लेते हैं तो ये भी kg में इसको मेजर करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पावर -2, ठीक है। ये आपका यूनिट निकल के आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ G आपको निकल के आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ठीक है। ये आपका यूनिट का जो है डेरिवेशन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका वैल्यू की बात करते हैं तो कितना हो जाता है, वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ जी हो जाएगा 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आपका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। ठीक है, 6.673। यहाँ पे भी हम लोगों ने वैल्यू लिखा हुआ है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। अब देखिए यहाँ पे एक समराइज कर लेते हैं जी को। ठीक है, जी को हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको जो है हम लोगों ने यूनिट अभी अभी डिराइव किया है। ये क्या हो गया आपका? एसआई यूनिट। ठीक है, ये एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। अब ये हो जाएगा, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड कर लीजिए, जी का जो है मैग्नीट्यूड आ गया FD² अपॉन m इंटू एम। अब यहाँ पे जो है हेनरी कैवेंडिश जो है इसको क्या किए थे? फाउंड किए थे वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को फाउंड किए थे। ये एक साइंटिस्ट है, ये इन वैल्यू को फाउंड किया था। ठीक है, और किसके द्वारा, किसकी मदद से किया था फाउंड? तो यहाँ पे जो है सेंसिटिव बैलेंस। ठीक है, सेंसिटिव बैलेंस मेजरमेंट बाय क्या हो जाएगा? सेंसिटिव बैलेंस। सेंसिटिव बैलेंस की मदद से जो है हेनरी कैवेंडिश जो है ये जी का वैल्यू को फाइंड किया था। वो वैल्यू कितना था? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर -2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब कुछ जो है मास जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि अर्थ ऑफ द मास जो जनरली एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे, आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वैल्यू को एज इट इज आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद मास ऑफ मून है आपको दिया हुआ 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और ये जो होता है अर्थ के मास के कितना परसेंट होता है? मात्र 1.2% होता है मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ बहुत बड़ा है, उसका 1.2% अगर लीजिएगा तो उतना मास का जो है आपका मून है। ठीक है, अब रेडियस ऑफ अर्थ हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। उसके बाद ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, आपको यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को कोशिश कीजिएगा आपसे, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करने को आएगा तो वहां पे दिया हो रहता है। ठीक है, लेकिन बाई चांस नहीं दिया हो तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी जो हमने पढ़ा है अभी, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी उसका इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो ये कुछ फेनोमेनो को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कुछ फेनोमेनन जो है उसको एक्सप्लेन करता है, जैसे द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो है हम लोग जो है यहाँ पे जो है हम लोग खड़ा है। ठीक है, तो ये अर्थ पे कैसे रुका हुआ है? ठीक है, इसको जो है यही फेनोमेना जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इसको एक्सप्लेन करता है। क्या कि दोनों दो ऑब्जेक्ट है, एक मैन ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अपने पास रखे हुआ है, बाइंड किए हुआ है। ठीक है, तो एक ये रीजन हो गया कि हम लोग जो है अर्थ पे टिके हुए हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना एक्ट करता होता तो पता नहीं हम लोग अर्थ पे रहते भी या नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो मोशन कर रहा है मून, उसको भी क्या करता है? यही यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी जो है एक्सप्लेन कर रहा है। वो कैसे? देखिए यहाँ पे मून जो है अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, जो घूम रहा है। ठीक है, तो जब घूम रहा है तो वहां पे क्या होगा? एक फोर्स लग रहा होगा, वही फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो अर्थ की चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है। उसका द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ये चीज हमने भी देखा है अभी। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, जो टाइड्स होते हैं, ठीक है, वो भी जो है ये फेनोमेनन से आपको एक्सप्लेन हो जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल,
फ्री फॉल से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, फ्री फॉल कहने का मतलब ये वर्ड में ही आपको दिख रहा है कि फ्री मतलब पूरा फ्री, कोई भी चीज उसमें अटैच ना हो, हर चीज से उसको मुक्त कर दिए, फ्री हो गया। फॉल मतलब गिराना, तो हर चीज उसको छोड़कर जो है सिंपल उसको गिराना क्या करते हैं? फ्री फॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे, ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को हमने जस्ट छोड़ दिया, ये क्या हुआ? फ्री फॉल हो गया। ये फ्री फॉल का केस है। तो अब देखते हैं इसको। When an object falls towards the earth, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ की तरफ गिर रहा है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप रिमूव नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमेशा लगता है, ये यूनिवर्सल फोर्स है, ठीक है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा वो क्या होगा? फ्री फॉल कहलाएगा। वी से डेट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल में है, ठीक है। नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है? जब फ्री फॉल होगा तो वो ऑब्जेक्ट का आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते हैं। देखिए, फ्री फॉल जब हो रहा है तो ये हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ ये गिरेगा, ठीक है, अर्थ की तरफ गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा। तो इसका जो डायरेक्शन है ओनली डाउनवर्ड्स है, ठीक है, डाउनवर्ड्स है। तो डायरेक्शन जो है आपका फिक्स है, फिक्स है। डायरेक्शन क्या है? फिक्स है। डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि नो चेंज होगा। डायरेक्शन में क्या होगा? नो चेंज होगा। उसके बाद चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज करता है। देखिए, कोई भी चीज पे हम जब फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज करेगा, ठीक है, फोर्स वेलोसिटी चेंज करेगा। और फोर्स लगाने से क्या होता है? उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तो वहीं यहाँ पे देखिए, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्यों आता है भाई? एक्सेलरेशन जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स यहाँ पे हमारा क्या है? ग्रेविटी फोर्स जो है हमारा काम कर रहा है, तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। और एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी है। फ्री फॉल को आप फील करने के लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ स्टोन, एक स्टोन लेना है, ठीक है, इस टाइप से एक स्टोन ले लेना है, थ्रो इट अपवर्ड, अपवर्ड इसको फेंकना है, ठीक है, ऊपर इसको फेंकिए। ये क्या होगा? इट रीचेस सर्टेन हाइट, कुछ हाइट तक जाएगा, ठीक है। ये जैसे बॉल हमने फेंका तो कुछ हाइट तक गया और फिर बॉल क्या हुआ? फिर बॉल नीचे आया, यानी कि सर्टेन हाइट, एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। उसके बाद क्या होता है? बॉल्स जो है उसके बाद नीचे गिरता है। पहले ऊपर गया, ठीक है, ये पहले ऊपर गया, फिर बॉल नीचे आया, तो ये क्या हुआ? स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो जब ऊपर जाएगा और जाकर वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा, उसके बाद ये बॉल नीचे डायरेक्ट गिरेगा। इस टाइम पे इस बॉल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो जब ग्रेविटी फोर्स एलोन जब काम करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन को फॉलो करेगा? फ्री फॉल को फॉलो करेगा, ठीक है। आई होप फ्री फॉल आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, ये बच्चा जो है फुटबॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, जब फुटबॉल ऊपर चला गया तो एक हाइट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसका मोशन क्या हो जाएगा? वहां पे जाके एक हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे जाके वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वो बॉल क्या होगा? नीचे गिरना स्टार्ट होगा। जब बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगा उस टाइम पे क्या होगा? वो बॉल सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो बॉल गिरेगा नीचे। तो उस टाइम पे क्या होगा? वो बॉल फ्री फॉल करेगा, ठीक है, फ्री फॉल करेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक जो है बच्चा जो है ऊपर से गिर रहा है, तो वो भी क्या है? उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका फ्री फॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट जानते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब हम लोगों ने फोर्स तो समझ लिया कि फोर्स जो है ये फोर्स के कारण बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है, फोर्स के कारण बॉल नीचे आ रहा है और इसके वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है? फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। तो जब फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स से कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जब फोर्स आपको पता है, फोर्स लग रहा है, तो वहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन जो होता है हम लोगों ने मोशन चैप्टर फोर्स में पढ़ा होगा, F = ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है।
फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, फोर्स हमारा लग रहा है नीचे से खींच रहा है, ठीक ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है, फोर्स जब लगेगा तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स है, ठीक है, एक्सेलरेशन का एक कॉज है, किसके कारण हो रहा है, एक स्पेसिफिक फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फोर्स क्या है, ग्रेविटी है। तो उस ग्रेविटी फोर्स के कारण जब एक्सेलरेशन आएगा ना, तो उस एक्सेलरेशन का नाम हम लोग क्या दे देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी, इसको जी कर देंगे। अब सिंपल है, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स जो है हमारा अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है और ड्राइव किया है, फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, ये डी स्क्वायर है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है। दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा इस फोर्स से, ठीक है। अब हम स्पेशल केस ले लेते हैं, ये आपका स्पेशल केस है, स्पेशल केस इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको एक केस मान लेते हैं, केस मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट m1 है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, और एक जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं वो अर्थ ले रहे हैं, ठीक है, अर्थ, ये इसको m2 मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास, और अर्थ का मास को m1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो हम लोग जो दो ऑब्जेक्ट में एक तो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा हम दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए जब अर्थ को कंसीडर करेंगे तो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो हमने क्या बोला है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो अर्थ का सेंटर बहुत बड़ा है, ठीक है, सेंटर अर्थ का जो है रेडियस बहुत बड़ा है, तो सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमको डी है, ठीक है, ये हमारा डी डिस्टेंस लेना है। अब देखिए ये डी जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस को आप मान लीजिए d1, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका हो गया, ये डिस्टेंस जो है आपका d1 है। अब देखिए d जो है यहाँ पे देखिए d जो है आपका d1 प्लस, और ये जो है डिस्टेंस यहाँ से रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, तो d1 प्लस आर लिख सकते हैं, d को d1 प्लस आर। देखिए ये पूरा डिस्टेंस d है, और ये d1 और यहाँ से यहाँ तक r, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको d मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो r है, r जो है, ठीक है, r जो है d1 के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है। मान के चलिए आपके पास 1,00,000 रुपया है, ठीक है, 1,00,000 रुपया है, उसमें कोई 1 रुपया का इनपुट देता है, 1 रुपया का इनपुट देता है, क्या आपको उस चीज का महत्व वहां पे दिखाई देगा? बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में है, वहां पे आपको कोई 1 रुपया आपको ऐड कर रहा है, तो उस पैसा का वहां पे क्या कोई वैल्यू रह जाएगा? सेम इसी तरीके से यहाँ पे रेडियस जो है, रेडियस बहुत बड़ा है, उसमें आप एक छोटा सा डिस्टेंस को ऐड कर दीजिएगा, तो क्या उसके रेडियस जो वैल्यू है उसमें कोई अंतर आएगा क्या? बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसके इसलिए जो है हम लोग D1 को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। D1 का जो है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, D1 का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देख समझ में आया? नेग्लेक्ट क्यों कर रहा है? क्या है कि वो पूरा रिजल्ट को क्या कर रहा है, मतलब न के बराबर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम D1 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस जो है हम सिंपल रेडियस के इक्वल यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब हम अर्थ और ऑब्जेक्ट की जब बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको निकल के आ जाएगा, GF इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये D स्क्वायर से R स्क्वायर क्यों हुआ, आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए, ये फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट और एक अर्थ, ठीक है, एक अर्थ मान लीजिए ये बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ जो है ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो फोर्स आपको मिल गया, GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए जब फोर्स लगेगा एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फोर्स जब लगेगा तो ये मूव करेगा अर्थ की तरफ, जैसे ये नीचे से अर्थ है, तो ये बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है,
मूव कर रहा है तो मूव करेगा, जब फोर्स लगेगा, जब मूवमेंट होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन आएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन बोलता है F इक्वल टू एम ए वो क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसलिए जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम दे दिया जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे ए क्या बन गया, जी बन गया, यानी कि F इक्वल टू एम जी। अब देखिए फोर्स जो है आपका, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, ये फोर्स का वैल्यू हो गया जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे m1 m2 कर दीजिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वल टू mg के इक्वल है, ठीक है, mg के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, अब दोनों ऑब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ बहुत बड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, F फोर्स एक दूसरे पे लगा रहा होगा, ठीक है। यानी कि इस पे जब हम कंसीडर करेंगे केस फर्स्ट में एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास हो जाएगा m1 इंटू जी। ऑब्जेक्ट का मास हम लोगों ने क्या माना था, m2 माना था, ठीक है, m2 माना था, तो यहाँ पे m2 ले लीजिए, m2 इंटू जी इक्वल टू, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है m2 मास, ठीक है, नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थ है, ठीक है, तो ये अपनी तरफ इसको फोर्स लगाएगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स लगाएगा कितना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स लगा रहा है, तो जब फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू मास, यानी कि m2 इसका मास इंटू जी। अब यहाँ से देखिए जी फोर्स हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू जी। अब यहाँ से जी निकालिए, m2 आपका कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से जी क्या निकलेगा, जी आपको निकल जाएगा जी कैपिटल M यानी कि m1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका जी का वैल्यू निकल के आ गया। ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे अभी हमने क्या निकाला है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाला है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। अब दूसरा केस और बनेगा, वो केस क्या बनेगा, जब ये फोर्स तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल लगा रहा है, ये अर्थ जितने फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स आपको सेम होगा। अब देखिए जब हम अर्थ का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ अर्थ, एनालिसिस ऑफ अर्थ को जब एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, जी कैपिटल M स्मॉल m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, तो मास आपका अर्थ का मास m1 हो जाएगा, m1 इंटू जी एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ ले लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ m1 इंटू जी, ठीक है, यहां से एक्सेलरेशन ऑफ जी निकालिए, m1 कैंसल आउट हो गया, तो जी आपका क्या बच गया, स्मॉल जी जो है बच गया कैपिटल जी इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू को आप कंपेयर कीजिए, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत मतलब वो कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, तो यानी कि जब हम m1 m2 में कंपैरिजन करेंगे तो m1 जो है मच 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 ग्रेटर देन m2, समझ में आया, जब
मास ऑफ जो अर्थ है बहुत मास है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट का मास बहुत छोटा है, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, वहां पे उसका क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे मास बहुत बड़ा है। जब मास बहुत बड़ा होगा, तो जब मास बहुत बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन आपका बहुत बड़ा निकल के आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे मास जो है बहुत छोटा है, मास जो है बहुत छोटा है, मास जो है बहुत छोटा है। मास जब बहुत छोटा होगा, ये वैल्यू बहुत छोटा है, तो जी भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी कि जब हम एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट का जो है बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और जब हम अर्थ की एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो बहुत छोटा नंबर है। अब आप ही बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है। तो वो आपको दिखेगा। इसीलिए जो है जब ये बॉल जो है अर्थ, जब ये बॉल को हम छोड़ते हैं तो इसको क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमको मूव होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए दिखाई देता है कि यहाँ इसका जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्सेलरेशन जो है इसके पास बहुत ज्यादा है। यहां से आप समझ गए। और जब अर्थ जो है, अर्थ मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं एक अर्थ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है, तो ये ऑब्जेक्ट छोटा सा, ये अर्थ की तरफ गिरा, लेकिन ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है क्या? कभी देखे हैं कि अर्थ मूव कर रहा? वो आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तो यहां से आप इस एक्सेलरेशन से समझ सकते हैं। एक्सेलरेशन उसका इतना छोटा है, इतना छोटा है तो उसको आप एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां ये एक्सेलरेशन, जहां पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतना बड़ा नंबर हो, तो वहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन आपको दिखता हुआ दिखेगा कि वो मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन बहुत छोटा होगा तो वहां पे क्या होगा, वो मूवमेंट आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहां से आपको कंक्लूड होता है कि एक्सेलरेशन of object much 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 greater than acceleration of earth, ठीक है। that's why object seen to be move towards earth, ठीक है, टुवर्ड्स अर्थ। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां से आप देख लीजिए, जी आपको जो आ गया है, जी कैपिटल, जो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम फाइंड आउट करते हैं ऑब्जेक्ट का, ये एक्सेलरेशन दरअसल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो वो क्या हो जाता है, जी GM/r² होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, GM/r²। यहाँ पे देखिए ना, मास m2 अगर लेते हैं तो ये m2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो GM/r² बच जाएगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है, GM/r²। अब देखिए यहाँ पे जब एनालिसिस कीजिएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन, ठीक है, और नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे और नियर द अर्थ सरफेस, दोनों में क्या होता है, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो रेडियस ऑफ द अर्थ लेते हैं, क्या कि वो रेडियस ऑफ द अर्थ के रेस्पेक्ट में, और बॉल और सरफेस से जो अर्थ का डिस्टेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट और सरफेस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है। इसलिए जो है, या तो हम ऑब्जेक्ट सरफेस पे जूम करें या फिर किसी हाइट पे जूम करें, तो वो हाइट जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट करता है। इसलिए जो है हम दोनों केस में सेम ले लेते हैं, ठीक है, ऑन द या फिर नियर द सरफेस। अब यहाँ पे देखिए, जी का वैल्यू आपको निकल के आ गया GM/r²। यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया GM/r²। अब देखिए जी आपका क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, m जो है, हमने मास ऑफ m1 बच गया था, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ये आपका हो गया मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ भी आपका क्या है, फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपका क्या है, फिक्स है। यानी कि ये न्यूमरेटर तो आपको फिक्स मिल गया।
ठीक है, न्यूमरेटर आपको फिक्स मिल गया, बच गया डिस्टेंस, रेडियस। रेडियस भी आपका क्या होगा, फिक्स ही होगा। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, मतलब फिक्स उसको नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली हम मान लेंगे कि अर्थ का रेडियस फिक्स है। वो पोल और इक्वेटर का अलग कहानी है। पोल पे क्या होता है, रेडियस जो है आपका जो है फ्लैटेंड है, थोड़ा सा अर्थ का जो शेप है वो फ्लैटेंड है, तो पोल पे रेडियस कम होता है और इक्वेटर पे रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उस केस में थोड़ा सा वेरी करता है। इन जनरल हम लोग रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन ऑफ जी करेंगे, तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हमको पता है, कैपिटल जी हम लोगों ने देखा था 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 था ना। यहाँ पे देख लेते हैं, जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, तो जब यहाँ पे जी का वैल्यू डाले, जी का वैल्यू, उसके बाद मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ हम आपको पहले ही स्लाइड में बताए थे, वहां से वो मास ऑफ द अर्थ डाल दिए, उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ आपको डाल दिए। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 आपको जी का वैल्यू निकल के आएगा। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन बोल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन का होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसका नाम हमने अलग रख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक वेरिएबल दे दिया जी। तो वो क्या हो जाएगा, उसका भी न्यूटन, उसका भी यूनिट सेम होगा, जो कि होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली आ गया 9.8। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ जी। जी किस किस पे डिपेंड करता है, तभी हम लोगों ने देखा जी आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड है। ठीक है, अब रेडियस किस किस कंडीशन में बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, रेडियस जो है जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे, ठीक है, हाइट पे जाएंगे, तो वो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो जी क्या होगा, घटेगा। रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, यानी कि अल्टीट्यूड, हाइट, अल्टीट्यूड या फिर हाइट ले लीजिए, हाइट जब इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है जब इंक्रीज करेगा तो यहां से क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप डेप्थ की रेस्पेक्ट में देखते हैं। ठीक है, डेप्थ जब आपका अर्थ से नीचे डेप्थ जो है आपका बढ़ेगा, डेप्थ आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि डेप्थ इंक्रीज करेगा, इसका मतलब रेडियस आपको डिक्रीज करेगा। रेडियस डिक्रीज करेगा तो मास भी अर्थ का जो है, मान के चलिए जब हम रेडियस इसका ये लेंगे r, यहाँ ये पूरा रेडियस आपका r हो गया, ये रेडियस आपका हो जाएगा r1। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, ये जब रेडियस हम लेंगे इस रेडियस में, तो ये मास भी आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, मास भी आपका कमेगा। तो रेडियस जितना रेस्पेक्ट में कम होगा उससे कहीं ज्यादा जो है मास इसका कम होगा। ठीक है, मास का जो डिक्रीज होने का जो वो कैपेसिटी है, डिक्रीज जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, जी का जो वैल्यू है कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है r तो जो है कम डिक्रीज हुआ, लेकिन ये ज्यादा डिक्रीज हो गया m। ठीक है, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगा, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैल्यू डिक्रीज करेगा। और एक और केस जो है इसका अफेक्टिंग करता है, रेडियस और कब चेंज होगा, पोल और इक्वेटर पे। ठीक है, तो पोल पे जो है रेडियस क्या होता है, रेडियस कम होता है। ठीक है, रेडियस कम होगा तो जी वैल्यू इंक्रीज करेगा। देखिए आर के इनवर्सली जी है, यानी कि रेडियस कम होगा तो जी इंक्रीज करेगा। और इक्वेटर पे जब हम बात करेंगे, तो रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है इक्वेटर पे, यानी कि रेडियस इंक्रीज करता है, रेडियस ज्यादा है तो जी वैल्यू क्या होगा, कम होगा।
इक्वेटर पे जी वैल्यू कम होता है और पोल पे जी वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड। अब जितना इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारा यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, और इसमें बस क्या करना है, a को रिप्लेस कर दीजिए g से। ठीक है, अब देखिए a की जगह जो है g आ गया, a की जगह g और a की जगह g कर दिए, तो ये जो है हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे मिल गया ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि g जो है कांस्टेंट है नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस हम g को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। कांस्टेंट है, बहुत माइनर वेरिएशन है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए g को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। ये सारा मोशन जो है, मोशन ऑफ इक्वेशन जो है ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, मास को समझते हैं। मास क्या होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ये बॉडी हम लेते हैं। ठीक है, इस बॉडी के अंदर कितना मास है, एक्चुअल जो इसका अंदर का जो भी ऑक्युपाइड मास है, अमाउंट ऑफ मैटर है, वो क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो ये कभी चेंज होगा क्या, इस बॉल को हम मून पे ले जाए, अर्थ पे ले जाए या किसी और प्लैनेट पे ले जाए, ये बॉल तो सेम साइज का रहेगा। ठीक है, इसमें जो अंदर जो भी मटेरियल है, मैटर है, जो भी मैटर है वो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब मास क्या है, हर जगह कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हर जगह जो है मास कांस्टेंट रहने वाला है। अब देखिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, उसकी इनर्शिया को भी मेजर करता है। अगर ज्यादा मास होगा तो वो कोई भी चेंज को क्या करेगा, ज्यादा रेसिस्ट करेगा, चेंज को रेसिस्ट करेगा। तो मास ज्यादा होगा तो चेंज को ज्यादा रेसिस्ट करेगा, यानी कि ज्यादा इनर्शिया होगा। अब ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। ठीक है, रिमेन्स सेम एवरीवेयर, मास जो है एवरीवेयर सेम है, यूनिवर्स में कोई भी जगह ले लीजिए। ठीक है, स्पेस हो, आउटर स्पेस हो, अर्थ हो, मून हो, ठीक है, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या कि इसका जो डिफिनीशन ही है, अमाउंट ऑफ मैटर है, उसके अंदर कितना मैटर है उसी को डिफाइन करता है मास। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है, कहीं भी ले जाइए, लोकेशन टू लोकेशन चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है वेदर रिमेन्स सेम एवरीवेयर वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द अर्थ या ऑन द मून या फिर आउटर स्पेस, कहीं पे भी हो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, उसका इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो मास का जो है जनरल यही इंफॉर्मेशन है, इतना इंफॉर्मेशन आपको काफी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसका जो है यूनिट हम लोग देख लेते हैं, किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, यूनिट हो जाएगा केजी में। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है केजी में। चलिए अब वेट को हम लोग समझते हैं, वेट क्या होता है। वेट दरअसल फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स, किस फोर्स से जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है अपनी तरफ खींचता है। अगर यहाँ पे अगर हम अर्थ पे बात करेंगे तो अर्थ हो जाएगा, मून पे बात करेंगे तो मून जो है किस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मून पे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मून पे ले गए, ठीक है, तो मून पे जो है, मून जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, वो वेट हो जाएगा। अब देखिए, अर्थ जो अट्रैक्ट करेगा और मून जो अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों अलग अलग फोर्स होगा, क्या कि दोनों का जो है कैपेसिटी अलग है, फोर्स जो है दोनों का अलग अलग है। ग्रेविटी फोर्स जो है ड्यू टू अर्थ वो क्या होगा, अलग होगा, और ग्रेविटी फोर्स ड्यू टू मून वो अलग होगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, फोर्स जिसका जितना ज्यादा फोर्स होगा वहां पे क्या होगा, ज्यादा उसका वेट निकल के आएगा, ज्यादा फोर्स ज्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा तो वहां पे उस चीज का वेट ज्यादा होगा। कहीं पे भी है कोई प्लानिट, जैसे मून ही ले लेते हैं, तो मून पे क्या होगा, फोर्स अगर वो कम लगाएगा अर्थ के रेस्पेक्ट में तो वहां पे वेट आपको कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, फोर्स है विथ विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कितनी जोर से जो है, कितनी कैपेसिटी से जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये आपका फोर्स हो गया। ठीक है, वेट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दरअसल वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, अर्थ का अट्रैक्शन, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की वजह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग क्या चीज से, डब्ल्यू से। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को क्या चीज से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। इट मेजर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब दूसरी वर्ड में हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ फोर्स, फोर्स को मेजर कर रहा है, ग्रेविटी एक्टिंग, जो ग्रेविटी लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा, अब किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स लगेगा उस ऑब्जेक्ट का मास इनटू जी, जी तो जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उतना इसका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। उतने फोर्स से जो है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि डब्ल्यू का वैल्यू क्या निकल के आ गया, मास इनटू जी। और वेट डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। अब यहाँ पे देखिए वेट जो है, मास, मास तो हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। मास तो बोलता है कि हम कभी चेंज होवे नहीं करेंगे। अब जी बोल रहे जी, अब बच गया जी, तो वेट अगर अलग अलग आ रहा है अलग अलग लोकेशन पे, इसका मतलब है कि जी जो है वेरी कर रहा है, वेरी फ्रॉम फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, लोकेशन टू लोकेशन, ठीक है। जी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है लोकेशन टू लोकेशन। जब जी वेरी करेगा तो एम डब्ल्यू भी वेरी करेगा, ठीक है। चलिए अब आगे इसका और देखते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून हम लोग बात करेंगे, तो ये दरअसल क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हम लोग यूनिवर्सल फोर्स जो हम पढ़े थे वही है, ठीक है। ये यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा जी एम, मून की जब बात करेंगे तो वहां पे M1 जो होगा, जो हम मून का ऑब्जेक्ट, मून का मास लेंगे, ठीक है। और एक M2 जो लेंगे वो ऑब्जेक्ट का मास होगा, MO, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स कहाँ निकाल रहा है, मून पे निकाल रहा है, यानी कि यही फोर्स जो है वेट है, इसी फोर्स से तो उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसी फोर्स से तो जो है मून उसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये फोर्स क्या बन गया, WM, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन RM स्क्वायर, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। यहाँ से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून आ जाएगा। अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ पे क्या होगा, अर्थ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फोर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जब यहाँ पे हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यही फोर्स क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ हो जाएगा इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब यही फोर्स जो है अर्थ जो है अपनी तरफ लगा रहा है, इतना ही फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही तो अभी हम पढ़े हैं कि जिस फोर्स से जो है कोई भी अर्थ जैसे जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, वही फोर्स क्या होता है, उसका वेट होता है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेट में, ठीक है। तो ये वेट ऑन अर्थ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जब डिवाइड कीजिएगा, इसको फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, WM डिवाइड बाय WE आपको बन जाएगा कैपिटल G इंटू मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, ठीक है। जब वेट ऑफ अर्थ जब ये लेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा, ऊपर चला जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कैपिटल जी कैंसल आउट हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों
कैंसल आउट हो गया। तो ये आपका बच जाएगा WM/WE जो है आपको निकल के आ जाएगा मास ऑफ मून इनटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू मास ऑफ अर्थ। ठीक है, जब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ डालिएगा और मास ऑफ मून, यहाँ पे हो जाएगा रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका जो है वैल्यू निकल के आएगा WM/WE जो है 1/6 के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ, ये क्या हो जाएगा, अर्थ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 6 kg का है तो वो मून पे जाके क्या हो जाएगा, 1 kg का हो जाएगा। ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है। वेट GST वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, मून पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जितना भी उसका वेट है उसका क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कहाँ पे, मून पे। ठीक है, मून पे हो जाएगा। ये आपका यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कार फॉल्स ऑफ लेज, एक लेज से जो है कार फॉल कर रहा है। ठीक है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड पे ये ड्रॉप कर रहा है। इन टाइम ऑफ, यहाँ पे टाइम दिया हुआ कितना, 0.5 सेकेंड्स में। ठीक है, लेट जी इक्वल टू, जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया 10 ताकि आपका जो है कैलकुलेशन क्या होगा, सिंप्लीफाई हो। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब पूछा है कि जब ये कार जो है ग्राउंड को टच करेगा इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा। यहां से जब गिर रहा होगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इसका क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी u मान लीजिए 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा। जब फर्स्ट केस की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो है जो है आपको हो जाएगा u इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी जो है v आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे टाइम आपको गिवन है कितना, 5 सेकेंड में वो जो है वहां पे ड्रॉप हो रहा है। और g का वैल्यू आपको 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे v निकालना है, तो v और u में देखिए कौन सा रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन जो है यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपको, v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, दूसरा है s इक्वल टू, ये आपका 80 नहीं लिखिए यहाँ पे, अब gt लिखिए। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस gt, और v इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखिए किस किस टर्म दिया हुआ है, v आपको निकालना है, u आपको गिवन है, g भी आपको गिवन है, और t भी गिवन है, यानी कि ये इक्वेशन आपको मोस्ट प्रेफर होगा। ठीक है, तो यहाँ से v आप निकाल लीजिए, v इक्वल टू u आपका 0 है, प्लस g आपका 10 हो गया, इंटू t जो है 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ से v क्या निकल के आ गया, v आपका 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो स्पीड आएगा क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इनिशियल स्पीड जो है 0 है, फाइनल स्पीड आपको आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको पता है 0.5 सेकेंड में पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v एवरेज जो हो जाएगा u प्लस v डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, ये आपका दूसरा का हो गया। अब हाउ हाई द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, अब ये कितना हाइट से गिरा है। ठीक है, ये ग्राउंड से कितना हाइट से गिरा है, h। अब देखिए आपको h निकालना है,
तो एच वाला जो है यहाँ पे जो है एस जो है जो डिस्टेंस है इसी को h इक्वल टू एस लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको u भी पता है, u क्या है 0 है, t भी पता है, हाफ भी पता है, g भी पता है और t भी पता है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं h इक्वल टू यूटी प्लस, ये आपको हो जाएगा यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा u। एक चीज यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव हर एक फैक्टर, हर एक टर्म को जो है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जो अपवर्ड एक्ट करेगा उसको निगेटिव लेंगे। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में u तो आपका 0 है, ठीक है 0 हो गया, g जो है आपको डाउनवर्ड है। ठीक है, g क्या है, फोर्स नीचे से लग रहा है, फोर्स आपको नीचे लग रहा है, इस पे ग्रेविटी फोर्स, एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा, तो यानी कि नीचे g होगा, तो g का वैल्यू क्या ले लिए, पॉजिटिव ले लिए, यानी कि g आपका 10 हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी करेंगे तो 0 प्लस हाफ इंटू जी आपका 10 है इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। जब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 5 इंटू ये हो जाएगा 25, 0.25, 1.25 मीटर जो है हाइट इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हाइट हो जाएगा 1.25 मीटर। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने रिलेशन को यूज किया है और उसका वेलोसिटी फाइंड किया है, उसका एवरेज वेलोसिटी और कितनी हाइट से जो है वो ऑब्जेक्ट जो कार जो है फॉल किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। स्टोन जो है, ठीक है, स्टोन जो है यहाँ से रिलीज किया टॉप ऑफ द टावर से। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी इसका 0 है। जब रिलीज करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब हाइट ऑफ द टावर आपको दिया हुआ है 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है टच कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट टच कर रहा होगा तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन हम लोग देखते हैं। v पहला रिलेशन जो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, u प्लस जी टी होता है। अब देखिए इस इक्वेशन से क्या निकल सकता है, v आपको कैलकुलेट करना है, u आपको 0 है, g आपको 9.8 ले लेना है और t जो है आपको टाइम नहीं पता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। चलिए दूसरा देखते हैं। h इक्वल टू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से भी आपको t आपको अननोन है, ठीक है, t आपको नहीं पता है तो ये भी इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। अब तीसरा देखते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखिए यहाँ पे v आपको निकालना है, ठीक है, u आपका पता है 0, 2 आपको पता है, g पता है और s यानी कि हाइट, ये आपका दरअसल क्या हो गया, हाइट हो गया 2gh। अब देखिए ये इक्वेशन आपको यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। चलिए ये इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं तो v स्क्वायर हो जाएगा u स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू जी आपको हो जाएगा 9.8 इंटू h जो है आपको कितना है 19.6। अब यहाँ से v स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, v स्क्वायर जो आएगा 9.8 इंटू 2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 19.6 इंटू 19.6। तो यहाँ से v हो जाएगा रूट ओवर 19.6 इंटू 19.6 यानी कि v का वैल्यू क्या आ गया 19.6। ये आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आ गया, जब वो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड को टच कर रहा होगा उससे जस्ट पहले जो वेलोसिटी होगा वो होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे जो है आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को भी जो है यूज करना यहाँ पे सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस तरह का जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। अब जो है यहाँ पे क्लास नोट्स को जो है आपको इस क्लास नोट्स को एक्सेस करना है, ठीक है, आपको रिवाइज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है आपको
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जस्ट क्लास के बाद जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका क्लास नोट्स अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से क्लास नोट्स को एक्सेस करके और जो है थ्योरी को आप रिवाइज कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।